बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। नवाज शरीफ साहब जब से वापस आए हैं उनका कॉन्फिडेंस बड़ा दिलचस्प है। ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब का बल्कि उनकी पूरी जमात जब नवाज शरीफ साहब के साथ होती है या फिर मीडिया के सामने आप उनको लेके देख लें तो ऐसा लगता है कि पूरी काबीना अभी से ही तरतीब दे दी गई है। ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता, सियासतदानों में कॉन्फिडेंस लाया जाता है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानात भी रोज़ बरोज़ हमारे कानों में पड़ रहे हैं। इसमें बड़ी मज़े की बात यह आ रही है कि वही लोग जो कि बहुत अरसा नहीं गुजरा, और पाकिस्तानी अवाम का मसला ये है कि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। ये कुछ दिनों पहले की ही बात है कि इतनी ज़्यादा इनमें मोहब्बतें और रवाक़तें बढ़ रही थी कि एक साथ काम किया और PDM की हुकूमत का हिस्सा भी रहे। लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जनाब कोई शेर है और कोई बिल्ली बन गया है। इस किस्म के बयानात और उस पर फिर राना सनाउल्लाह साहब के बयानात कि जनाब वो एक मेच्योर सियासतदान नहीं है। मेच्योर सियासतदान कौन है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है वो तब्दीली चाहती है। और मेच्योरिटी की हद आप देखिए कि खावर मानिका के कुछ बयानात पे एक हलचल सी मच जाती है। चलें जनाब, सहाफ़त पे आप तनकीद कर लें कि सहाफ़ियों को इस किस्म के मौज़ूआत को टेलीविज़न स्क्रीन्स पे नहीं लाना चाहिए था, यह बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब का भी रद्द-ए-अमल यहाँ पे बड़ा दिलचस्प यूँ है कि आप एक मामले को लेके सामने आते हैं और उसके बाद बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उस पर कमेंट भी पास करते हैं। तमाम लोग अगर अपने अपने गिरबानों में झांक लें और ज़ातियात पे बात ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, चाहे वो कोई भी हो। हम ये नहीं कह रहे कि चेयरमैन PTI ने ये काम नहीं किया होगा। चेयरमैन PTI ने भी अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ किया या ज़ातियात पे बात की तो अब भी तमाम लोगों को उसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नए दौर की सियासत की बात करते हैं और 21वीं सियासत की बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप 20वीं सियासत की चीज़ों को भूल जाएँ और उन चीज़ों पर बहस ना की जाए जो किसी की ज़ाती ज़िंदगी भी बात। ये नहायत शर्मनाक लम्हा है जो कि हम अपनी नस्लों को दे क्या रहे हैं, सोचना चाहिए। दूसरी तरफ अगर ये बात की जाए कि नवाज शरीफ साहब अपने आप को अब तो प्राइम मिनिस्टर ही समझते हैं और जो हालात हैं, जो हवाओं के रुख हैं उनकी तरफ है, लेकिन न जाने क्यों ये भूल गए हैं कि 16 माह ड्राइविंग सीट पे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ही बैठी रही है। उनके अपने भाई की हुकूमत थी, उनके समधी थे जो कि फाइनेंशियल फैसले कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें शायद वो तारीख के पर सफ़ों से हटा देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। बेनिफिशरीज तमाम लोग ही रहे हैं इस तमाम हुकूमत में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उस गंदगी को उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई उस बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं है कि 16 माह में आपने क्या कुछ किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ता चला गया, आपने कोई डेवलपमेंट के काम नहीं किए और काम सिर्फ आपका ये हुआ जनाब कि आपके केसेस में आपको रिलीफ मिल गया। नया पन्ना जो इस वक्त खुला है वो ये है कि 18वीं तरमीम पे भी तकरार हो गई है। 18वीं तरमीम जो पीपल्स पार्टी की तरफ से सबसे पहले सामने आई, और 18वीं तरमीम अगर ऐसा है कि कोई शकूक शुबहात नवाज लीग की हुकूमत के आने के बाद होते हैं तो फिर उन छोटी जमातों को भी सोचना होगा कि जो कि रीजनल सतह पे सियासत कर रही हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। अगर NFC वार्ड का सिलसिला रोका जाता है और तरक्याती कामों में मसाइल पैदा होते हैं तो क्या फिर भी ये छोटी जमातें मुस्लिम लीग नून का साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगी? तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, आपका ताल्लुक GDA से है, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे मुबशिर मीर साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब की तरफ। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मेहरबानी सर हबीबी जी। सर, सबसे पहले तो 18वीं तरमीम वाले मसले को हम बात करते हैं। मौके पे चोट लगाना, ये अचानक से मसला कैसे खड़ा हुआ है कि बात की जा रही है? मरियम औरंगज़ेब कहती हैं जनाब इस पे कोई बात ही नहीं की गई, इस पे कोई फैसला नहीं किया गया। चाहे वो नून लीग हो, वो फैसला करने वाली इस वक्त पोजीशन में कैसे हो सकती है? और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त इस मामले में तनकीद कर रहे हैं तो ये मामला खुला ही क्यों है? अभी देखें, मैं क्योंकि खुद सिग्नेटरी हूँ 18वीं तरमीम का, जब ये सेनेट पाकिस्तान से पास हुआ और नेशनल असेंबली से पास हुआ, यकीन 18वीं तरमीम को वेलकम किया गया था। लेकिन जो जहाँ पे आके प्रॉब्लम्स कुछ सरफेस पे आए वहाँ पे ये हुआ कि जी जो भी इदारे सूबाई हुकूमतों की तरफ गए उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो होती है वफाकी लेवल के ऊपर वो गालबन जो है ना नहीं हो पा रही थी, और महसूस ये हो रहा था कि जी प्रोविंसेस बहुत सी चीज़ों के अंदर कोई इंडिपेंडेंटली चल रही हैं और उनका जो है ना वो नेक्सस फेडरल गवर्नमेंट से नहीं बन रहा। तो ये इतराज़ात रहे हैं इस किस्म के। और दूसरा
मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा एतराज जो है वो ये कि जी आपने अगर इस चीज को इस तरह लिया जाता कि 18वीं तरमीम में एक बहुत बड़ा अंसर था जहां लोकल गवर्नमेंट को पहली दफा आईनी प्रोटेक्शन दी गई थी। इससे पहले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को आईनी प्रोटेक्शन नहीं थी और 18वीं तरमीम के जरिए जो आईनी प्रोटेक्शन दी गई तो ये थी कि जो चीजें फेडरेशन से प्रोविंसेस को जो है ना ट्रांसफर होंगी तो फिर बहुत सी चीजें प्रोविंसेस से लोकल गवर्नमेंट को जानी चाहिए थी, लेकिन वो उनसे जो दरमियान में रह गया क्योंकि हमने उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हमने नहीं किया। क्योंकि क्या हुआ कि लॉज जो लोकल गवर्नमेंट के थे वो प्रोविंसेस ने बनाने थे और इम्प्लीमेंट जो है ना इलेक्शन कमीशन ने करना था। तो उस सारे अमल के अंदर जो है ना एक बहुत सी जो कबाहतें रह गई हैं कि वो जो डिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था वो जो है ना थोड़ा वीक हो गया और इसकी वजह से जो इतराजात हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर मैं उसी बात में आऊंगा कि जी 18th अमेंडमेंट को की फर्दर तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए और मैं नहीं समझता कि इस वक्त किसी भी सियासी जमात के पास इतना जो है ना वो पावर है या इतने अख्तियार हैं या इतनी उनकी पोजीशन है पब्लिक के अंदर कि वो 2/3 अक्सरियत से जो है ये तरमीमात कर सके जब तक बाकी जमातें ना चाहें। तो वो दूसरी पार्टीज को साथ मिला के फैसले तो कर सकते हैं, लेकिन अभी सवाल ये पैदा होता है जो मैं आपकी बातों से समझी हूँ कि 18वीं तरमीम इटसेल्फ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो सूबों की जिम्मेदारी थी वो हुआ नहीं काम जो होना चाहिए था, ऐसा ही है। हाँ, देखें जी मैं दो चीजें, एक ये कि जो डिवोल्यूशन प्रोसेस हुआ उसके अंदर जो है एक तबका ये सोचता है, ख्याल करता है कि जी जो डिवोल्यूशन हुई सूबों की तरफ कई इदारे ऐसे थे जिनकी कई जो महकमे ऐसे थे कि जिनकी कोऑर्डिनेशन जरूरी है फेडरेशन के लेवल पे और वो कोऑर्डिनेशन जो है ना मुकम्मल नहीं हुई। और दूसरी चीज ये है कि जी जो एनएफसी अवार्ड के जरिए जो सूबों को जो है ना एक यानी डेफिसिट में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, जिसकी वजह से जो फेडरल गवर्नमेंट का प्राइमरी डेफिसिट कम करने के लिए जो सूबों को जो ना जो देना था सरप्लस जो देना था वो सरप्लस वो नहीं दे पाए। और तीसरी बात जो है ना वो ये कि जी जो सूबों को जो ना ट्रांसफर होनी थी चीजें लोकल गवर्नमेंट की तरफ वो सूबे जो ना इजारादारी बना के अपनी बैठ गई, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि सारा क्रिटिसिज्म आ रहा है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि अगर तरमीम होनी है तो वो फिर 2/3 मेजोरिटी से होनी है और मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी जमात के पास इतनी पावर है या इतनी वोटिंग स्ट्रेंथ है कि वो कानूनी बात आप मुझे समझाएं कि चलें 2/3 मेजोरिटी और पाकिस्तान में किसी के पास आनी नहीं है, कम से कम इस इलेक्शंस में तो नहीं आनी, आगे हम देखेंगे तो देखेंगे। लेकिन आप क्या ऐसा भी तो है ना कि अगर दूसरी जमातें कोalition हुकूमत बनती है तब भी तो 2/3 मेजोरिटी से पास तो करवाया जा सकता है ना? जी बिल्कुल उसमें है, लेकिन कहने के बाद उसका फिर कंसेंसस, एक नेशनल कंसेंसस चाहिए होगा ना। अगर किसी चीज के ऊपर नेशनल कंसेंसस बनता है जिसके अंदर सूबों को, क्योंकि बेशतर जमातें फिर जब इन्वॉल्व होंगी वो अपनी अपनी, जैसे आपने कहा कि रीजनल लेवल पे अपना असर रखती हैं, तो वो कितना 18वीं तरमीम को कंसीड करना चाहेंगी ये फिर उन पर डिपेंड करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा अमल जो है ना वो उसके अंदर काफी, और फिर सेनेट है, सेनेट के अंदर आपको पता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सब सूबों की। तो अगर सूबे नहीं चाहेंगे कि ये तरमीम हो तो फिर सेनेट से किस तरह पास कर पाएंगे आप लोग। तो मैं समझता हूँ कि सारे अमल के अंदर जो है ना काफी काफी सारी जो है ना इसके अंदर पॉइंट्स हैं जो कि उसी वक्त सामने आ सकती हैं जब कोई प्लान हो कि जी 18वीं तरमीम में हमने क्या ऐसी चीज है जो कि माने है और जिसको हमने तरमीम करनी है। अभी तो 18वीं तरमीम तो 100 आर्टिकल्स के अंदर तरमीम हुई थी, तो कहाँ आपको तरमीम चाहिए ये भी अभी तक कोई वाज़ह नहीं है। और PMLN की तरफ से जैसे आपने कहा कि मरीम औरंगजेब साहबा जो उनकी तर्जुमान है उनकी तरफ से भी आया कि जी हम इस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं करना चाह रहे जो कि बगैर कंसेंसस के हुए। सर इससे तो सबसे ज्यादा जो रीजनल सतह पे जमातें काम कर रही हैं वो अगर सीट पे आती हैं, उनको सीटें मिलती हैं तो सबसे ज्यादा असर तो उन्हीं पे होगा। तो फिर आपका क्या इस पे मौकफ होगा आगे चल के? नहीं, एट द एंड ऑफ द डे समझिए ये नंबर्स गेम है ना। नंबर्स गेम में 235 गालबन या 225 या 226 आई थिंक जो है मेंबर आपको चाहिए अपना कौमी असेंबली के इस तरमीम के लिए। तो 226 मेंबर किस पार्टी के पास होंगे, और अगर वो दीगर पार्टियों से बात करेगी तो जाहिर है दीगर पार्टियां आपने अपना मौकफ रखती हैं 18वीं तरमीम के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मौकफ है, जो रीजनल पार्टीज बलूचिस्तान के अंदर है उनका अपना मौकफ है, सिंध की दीगर जमातों का अपना मौकफ है, इस तरह KP के अंदर अपना मौकफ है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि वो नंबर्स गेम के अंदर जो है ना शायद जो है ना, फिर जैसे सेनेट है मैंने कहा कि उसके अंदर जो है ना हर सूबे के अपने इक्वल वोट्स हैं और दोनों हाउसेस से जब तरमीम चाहिए तो गालबन जो है ना वो तरमीम दोबारा 18वीं तरमीम जब हुई थी वो अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस था उसके ऊपर
और वो तमाम जमातों ने उसके ऊपर दस्तखत किए थे, कोई उसके अंदर कोई जो है ना किसी कोई नेगेटिव वोट नहीं था उस वक्त जो है। तो मैं समझता हूँ कि इस सारे अमल के अंदर अगर आप देखें तो ये सारे तरमीम को करने के लिए तो कंसेंसस चाहिए, तो कुछ चीज कंसेंसस से होती है, कोई ऐसी चीज है जो कि माने समझी जा रही हो या समझी जा रही हो कि जी वो चीज जो है ना लागू नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए भी फिर एक कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा तमाम सूबों तमाम जमातों के दरमियान। और अगर कंसेंसस से कोई तरमीम आती है तो मैं समझता हूँ वो राइट है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट वो राइट अपना सवाल कर सकती है। सर, इस वक्त जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक सियासत नज़र आ रही है, मुज़ाहिमत की सियासत है, वो हर लिहाज से दूसरे जमातों को भी चैलेंज करते हैं, इदारों को भी। हमने देखा कुछ अर्से पहले जब ये निगरान हुकूमत का सेटअप नहीं था कि उस वक्त भी उन्होंने खुद अपनी पार्टी से बात की कि जी हम नए आने वालों को, मेरे लिए और मरियम के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये इशारा यकीनन इदारों की तरफ था कि इदारों की बात जिस तरह से सियासी जमातें मान रही हैं तो उस तरफ इशारा था। फिर इस वक्त हमें मज़ाहिमत की सियासत नज़र आ रही है इस वक्त, और खुल के बात की जा रही है, शेर बिल्ली और इस तरह की बातें। ठीक है, मेचोरिटी नहीं दिखाई जाती इन बातों में, लेकिन सियासत हम पाकिस्तान में ऐसे ही देते हैं इंतखाबात से पहले। क्या समझते हैं इस किस्म के बयानात से क्या पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन चेंज कर पाएगी, वरना वो सिनेरियो जो अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान में सियासत का वही रहेगा जिस तरह आपका इत्तेहाद हो रहा है, इत्तेहादी जमातें एक साथ आगे जा रही हैं। तो हमें साफ मंजरनामा नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून आगे जो है वफाक में आएगी। क्या बिलावल भुट्टो के इस किस्म के बयानात से वोट बैंक ज़्यादा हो सकता है या कोई और सियासी मकसद हासिल हो सकता है? देखिए, समझी बात है कि मेरी नजर में बिलावल साहब तो एक लेते हैं, लेकिन जब भी वो इस किस्म का स्टांस लेते हैं तो जरदारी साहब फौरन उनको खींच के पीछे कर देते हैं। अगर आप पिछले 10 साल की पूरी सियासत देखें, बल्कि 2010 में जब उनको पहली दफा लॉन्च किया गया यहाँ पे मज़ार कायद के ऊपर जो उनका पहला जलसा था, उसके फौरन बाद जो है ना जितने भी बयान आता है वो जरदारी साहब ने उनको बच्चा डिक्लेयर कर दिया, उनको जो है ना कहा कि जी नहीं अभी मैच्योर नहीं हुए, फिर उनको बाहर भेज दिया। और अभी भी अगर आप देखें जो कल उनका लाइन थी कि जी इलेक्शन कमीशन के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रहा और जो है ना हमें पूरी की पूरी जो है ना हमें नहीं मिल रही, जो है ना एक स्पेस नहीं मिल रही नेशनल लेवल के ऊपर, तो वो जरदारी साहब ने कल ही बयान दे दिया कि जी नहीं हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है, ईसीबी बहुत अच्छा काम कर रहा है और अभी इलेक्शन का टाइम आ गया और अभी इलेक्शन होने चाहिए और हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है। तो बिल्कुल निगेट करते हैं बिलावल साहब को। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक तजाद है जो आपको नजर आ रहा है। वो उसमें दो उसके बारे में राय हो सकती है कि या तो एक होता है सियासत के अंदर गुड कॉप बैड कॉप खेलना कि जी आप एक बंदा गुड कॉप बन जाए और दूसरा बैड कॉप बन जाए, और एक ये होता है कि आप सरासर जो है ना उसके व्यूज को निगेट कर रहे हैं। तो मुझे बातों का ऐसा महसूस होता है कि बिलावल साहब के जितने भी व्यूज होते हैं जरदारी साहब उसको निगेट करते हैं और बिल्कुल उल्टा बयान देते हैं, दाग देते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी पोजीशन भी फिर कमजोर हो जाती है। सर, दूसरी बात यहाँ पे ये भी तो नज़र आती है कि मुस्लिम लीग नून भी तो एक अरसे तक यही सियासत करती रही है, बल्कि अभी भी हमें उनकी यही सियासत नज़र आती है कि बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब जो हैं वो अलग अलग मौक़िफ़ और अलग अलग बयान देते रहे और उनकी सियासत फिर कामयाब भी हो गई है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं जी। मतलब मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि जी मैं तो बड़ा राइट साइड पे हूँ अपनी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, और नवाब मियाँ साहब ने एक वक्त में एक स्टैंड जरूर लिया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों में खासतौर पर उनकी वापसी से कुछ अर्सा पहले वो काफी मेलो डाउन हो गए हैं और मैं नहीं समझता कि इस वक्त वो इस मूड में है कि वो कन्फ्रंटेशन करें या वो रिपीट करें चीजें जो वो पहले कहा करते थे। मैं समझता हूँ वो काफी मेलो डाउन हुए, वो खुद समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिवली जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना लड़ना ही बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि सारे अमल के अंदर यकीनन मियाँ साहब और मियाँ शहबाज के भी अपने अलग अलग वो पॉइंट व्यूज होते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे PMLN की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब प्रिवेल करते हैं, उन्हीं का वोट बैंक है, वही जो है ना वही पार्टी के जो है वो कायद हैं, वही पार्टी को लेकर आगे चलते हैं। तो मैं नहीं समझता कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के व्यूज मैटर करते हैं जब तक मियाँ नवाज शरीफ उसके ऊपर जो है ना उसको इंडोर्स न करें। तो मैं समझता हूँ कि अब ऐसा लग रहा है कि जी एक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मियाँ साहब का, और शायद वो इसी को लेकर आगे चलना चाहते हैं। लेकिन अब जाहिर है उसकी वजह से बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि बेशक ऐसा लग रहा है कि मियाँ साहब को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मियाँ साहब की 4 साल की एब्सेंस में और खासतौर पर ये 16 महीने की जो गवर्नमेंट थी
उसके अंदर जो PMLN की अपना जो 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 डैमेज हुआ है PMLN को, उसको अब मियां साहब ने दोबारा कंट्रोल करके और अपने वोट बैंक को वापस करना है, ये भी इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वापस लाए? अभी आपने सवाल ये भी है आपसे कि आपने मुस्लिम लीग नून का साथ देने का अपनी जमात ने सोचा है, लेकिन आगे अगर कहा जाए कि वो मरकज में आएगी तो लाहौर भी उनके हाथ में नहीं है। लाहौर के जो हालात हैं, लाहौर में जो इस वक्त वोट बैंक है वो कहीं और का इशारा कर रहा है, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि वो इतने कॉन्फिडेंस से कह सकें कि जी मरकज में वो बड़ी तादाद से कामयाब हो जाएंगे? देखिए, ये यकीन में देखिए ना, बात ये कि एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त बात है कि वो जो कहते हैं बैटल ग्राउंड स्टेट जिसको कहते हैं ना, अपने अगर आप अमेरिकन पॉलिटिक्स को देख रहे हो या आप इंडियन पॉलिटिक्स को देख रहे हो, यहाँ पे ज्यादा स्टेट्स हैं, तो बैटल ग्राउंड जो स्टेट है वो इस वक्त पंजाब है। और पंजाब के अंदर खासतौर पर क्योंकि उनकी सीटें भी बहुत ज्यादा हैं, तकरीबन 150 सीटें हैं और 150 सीटें बड़ी मैटर करती हैं, तो बैटल ग्राउंड स्टेट इस वक्त पंजाब है। और वहां पे जैसे मैंने आपको कहा कि मियां साहब की क्योंकि PMLN का एक बहुत अरसे तक जो है ना एक उनका जो है ना बहुत खासतौर पे 97 के बाद उनका जो है ना एक बहुत बड़ी प्रेजेंस रही है पंजाब के अंदर, तो वो मेरी नजर में वो जो सपोर्ट बेस थी वो एरोड हुई है पिछले 4 साल के अंदर, जब से मियां साहब जो है इस मुल्क में अंदर नहीं। तो खासतौर पे जब अपने खान साहब की गवर्नमेंट को, PTI की गवर्नमेंट को की छुट्टी हुई, तो उसके बाद उनकी जो ना जो वोट बैंक थे या उनकी पॉपुलर स्टैंड जो थी PTI की, वो बहुत ज्यादा उसने उनको एडवांटेज दिया, जिसकी वजह से PMLN खासी कमजोर हुई है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ये फैसिलिटेशन हो रही है वहाँ पे मियां साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो सारी अपने वोट बैंक को दोबारा वापस लाएं और दोबारा जो है ना उसको जो है ना रिकूप करने की कोशिश करें और जो है ना पंजाब के अंदर लड़ाई की कोशिश करें। जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं एक सिर्फ आखिरी बात करूँ, जहाँ तक हमारा सवाल है जी, यकीनन PMLN का वफद बड़ा सीनियर लेवल का सदाया सादिक साहब और हमारे साद रफीक साहब वो आए थे और वो पी साहब से जो हमारे GTA के प्रेसिडेंट हैं उनसे मिले थे और उनसे उन्होंने बातचीत की थी। उसमें हमने भी उनको यही कहा, हमने तो यही साहब कहा कि जी हमें नजर आ रहा है कि आपको जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड या फैसिलिटेशन मिल रही है खासतौर पर पंजाब में, लेकिन सिंध के अंदर तो हमें कोई फैसिलिटेशन नहीं है, ना हमें यहाँ पे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। यहाँ पे तो वही सिस्टम है जो पिछला 15 साल की जो छाप है सिस्टम के ऊपर वही चल रही है, वही केयरटेकर गवर्नमेंट कर रही है। वो मसनूई किस्म के कॉस्मेटिक किस्म की चेंजेस हुई हैं जिससे एक्चुअल अंदाज में अभी तक जो है वही सिलसिला है जो 15 साल से चल रहा है। तो हमने तो उनको भी बावर कराने की कोशिश की है कि अगर आप समझते हैं कि जिस सिंध के अंदर कोई तब्दीली आनी है तो उसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो अपोजिशन है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर दें। सर, आप स्पेशली अंदरूनी सिंध की सियासत पे काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप कर सकेंगे? आपका जो 5 जमातों का अलायंस है वो इतना काम कर सकेगा कि आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े हो सकें? देखिए जी, यकीनन ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि 15 साल की एक गवर्नमेंट है जिसके अंदर बहुत पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, ब्यूरोक्रेसी, वही ऑफिसर्स लगे हुए हैं, कोई उसमें तब्दीली नहीं आई। जो हम समझ रहे थे कि केयरटेकर गवर्नमेंट के बाद जो एक तब्दीली आएगी, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि वही सेटअप है जो चल रहा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन्हीं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने देखने, वहाँ पे वही डायरेक्टर एजुकेशन, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, वही लोग बैठे हुए हैं जो पहले से चल रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। आप ठीक है, रेवेन्यू के अंदर DC या और पुलिस के अंदर पीपल्स पार्टी पे तफसील से बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद वापस कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। तमाम जमातों को सियासी धारे में शामिल ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन किसी एक जमात के बारे में अभी भी कुछ गलतफहमियां बाकी हैं और अभी ऐसा लगता है कि उस जमात को पीछे कर दिया जाएगा। एक ख्याल ये भी है कि जनाब उस जमात का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही नौयत पे कहा जाता है कि जनाब जिसकी पंजाब में गवर्नमेंट है, जिसकी उसकी फेडरल में गवर्नमेंट कायम होती है और पंजाब में इस वक्त जिस पार्टी के कदम जमे हुए वो ये ख्याल है कि जनाब नवाज शरीफ साहब इस वक्त वहाँ पे बाजी ले जाएंगे। नवाज शरीफ बाजी ले जाएंगे या उनके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, ये अभी सवाल बाकी है। दूसरी जमात PTI उसमें नंबर पे आती है, लेकिन PTI के चेयरमैन के खिलाफ जो चीज़ें अभी बाकी हैं, साइफर केस भी अभी जारी है। आगे अगर ये समझा जाए कि आज जो कोर्ट की कार्रवाई हुई है उसके बाद
बाद चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ मिल जाएगा या आगे हो सकता है कि कोई ऐसी राहें खुल जाएं, तो वक्त अगर आप देखें तो टाइम कैलकुलेशन बड़ा अजीब है इसमें। आज के फैसले के बाद अगर हम कहें कि ये कार्रवाइयां अगर आगे होंगी भी तो जनवरी तक ये हम समझते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 8 तारीख को इलेक्शन होने हैं, इस नौयत पे किस तरह से फैसले क्या बहुत जल्दी मुमकिन है कि हो जाएंगे या उससे पहले रास्ते कोई ऐसे निकाले जाएंगे कि जिसपे वापस से पीटीआई अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ सकती है, या फिर पीटीआई अपनी पार्टी में एक ड्राइविंग सीट किसी और को देने पे मजबूर हो जाएगी? तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मुबश्शिर मीर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मुबश्शिर मीर साहब, क्या समझते हैं इस वक्त पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल क्या है, जबकि नून लीग ये समझती है कि लाहौर में उसके कदम मजबूत हैं? दूसरी तरफ सर्वेस ये बताते हैं, अवाम ये कह रही है कि लाहौर में जो 16 माह की कारकर्दगी है वो एक सवालिया निशान बन के खड़ी हुई है खुद मुस्लिम लीग नून के लिए। क्या समझते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तक जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वाकई मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए थे, और जिस तरह आए थे वो बिल्कुल अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो चुकी है कि कितना उनको जो है वो बैकअप जो है वो हासिल है, और नजर भी आ रहा है मजीद भी उनके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन यह है कि मैं देख रहा हूं कि लाहौर शहर से उनको रिस्पांस बिल्कुल नहीं मिला था। उनका जलसा जो था वो एक जलसे के बाद दूसरी कोई गैदरिंग करने में कामयाब नहीं हुए, और किसी और जगह कराची तो खैर वो आने की उन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं की, लेकिन क्वेटा जो गए हैं तो क्वेटा में बहुत ही मायूस कुन गैदरिंग थी, बहुत ही उसकी वीडियोस जो हैं वो भी हमने देख ली। और फिर जिस तरह उनको जो है वो गुजरते हुए आते हुए लोगों की जो है वो एक तरह की रिस्पांस मिलता है, वो बड़ा हैरान कुन तो नहीं है, लेकिन काफी जो है वो एम्बैरेसिंग हो जाता है उनके लिए। लेकिन अभी जो हाल ही में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, कि मैं नहीं समझता कि उनके कैंडिडेट्स के लिए भी आसानी होगी अवाम में उतरकर वोट मांगना। अवाम जो है, मुझे लगता है कि जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की अवाम, और स्पेशली फ्रॉम पंजाब एंड KPK, दे आर वेटिंग फॉर द इलेक्शन। वो इलेक्शन के प्रोसेस का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उस वक्त मौका मिलना है अपने आप को रजिस्टर्ड कराने का किसी न किसी अंदाज से, कैंपेन में या इलेक्शन वोट कास्ट करके। जो अभी तक की कार्रवाई हमने देखी है, जो एक टारगेटेड कार्रवाई देखी है, उसका रिएक्शन उन्होंने वोट से देना है और कैंपेन के दौरान देना है। तो लिहाजा मियां साहब जो है वो, मेरा ख्याल है कि लाहौर शहर जो एक गाढ़ तस्वर किया जाता था, उस तरह की कैफियत हमें उनके शहर में नजर नहीं आई। इवन मैं तो कुछ दिन पहले ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाहौर में एक रवायत है कि जो भी बड़ी सियासी जमात का रहनुमा, और ख़ास तौर पर मियां साहब का, कि वो दाता साहब जाके हाजिरी देते हैं, वहाँ पे जाके चादर चढ़ाते हैं और बड़ी जो है अकीदत का इजहार, और वो उसकी बड़ी एक जो है ना सिग्निफिकेंस होती है उस चीज की। जिस तरह यहाँ पे ट्रेडिशन है, उनका रिवायत रही है लाहौर की। लेकिन मियां साहब ने अभी तक दादा साहब जाने की भी हिम्मत नहीं की। तो बड़ी एक जो है ना सिचुएशन, मेरा ख्याल है वो फोर्स उन्हें नजर आ रहा है कि मैं अब ये मैं नाज़रीन को क्लियर करती चलूं, इसमें कोई मजहबी बात नहीं है इसके अंदर। नहीं, वो एक होता है, ट्रेडिशनल रिवायत है उनकी, ट्रेडिशनल है। और इसी तरह हम देखते हैं कि इधर सेवन में भी इसी तरह होती है हाजिरी, इसी तरह इमाम बरी सरकार में इस्लामाबाद में होती है। ये एक हमारी पॉलिटिकल एक लोग जो है वो ज्यादा इस चीज को जो है ना वो करके अवाम की एक तरह की एसोसिएशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। मियां साहब ने इस तरह की जो है वो कोशिश अभी तक की नहीं है। उन्हें मेरा ख्याल है कोई फियर है, वो पब्लिक गैदरिंग से उन्हें एक फियर सा जो है वो फील होता मैं जो नेक्स्ट आपसे बात इसी पैराए में करने वाली थी कि बनिस्बत ये कि अगर कहीं से उनको ग्रीन सिग्नल मिल ही गया है कि इक़्तिदार उनके कदमों में है, अगर मिल गया है, तो क्या इससे ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की नहीं है कि वो खुद अवाम में जाएं और उनके मसाइल उनसे पूछें, शायद इस तरह से वो अपना वोट बैंक बढ़ा सकें? मेरा ख्याल है कि देखें, जो मैं ओवरऑल अभी ये 2 दिन की जो खबरें हैं ना वो बड़ी तशवीशनाक हैं डॉक्टर साहबा।
वो देखें कि जो सेनेट में जो रेजोल्यूशन मूव हुआ और जिस तरह उसको पास किया गया, तो स्टेट की शक्ल हम देखें ना, स्टेट की शक्ल क्या निकल रही है। और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक पिटीशन फाइल होती है सिंध का। सेनेट वाली बात भी आपने खूब कही है, लेकिन जब सेनेट वाले मसले होते हैं तो फिर उसमें तो पीटीआई के लोग भी बैठे हैं, वो क्यों खामोश होते हैं? नहीं, सब लोग, तीनों पार्टियों के सेनेटर ने इख्तलाफ किया है, सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों ने उसके लिए वोट किया और चेयरमैन सेनेट जो है वो भी बलूचिस्तान से थे। उन्होंने फौरी तौर पर जो है ना, वो उन्होंने एक तो एजेंडे के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की और फौरी तौर पर कार्रवाई मौखर कर दी, खत्म कर दी। तो फिर उसके बाद की जो सिचुएशन है वो देखें कितनी हैरान कुन है कि एक सूबे की तरफ से पिटीशन फाइल होती है और बाद में सूबे का वजीर आला उसको डिनाइल उसका देता है। आज उसके ऊपर एडिटोरियल लिखे गए हैं कि भाई ये क्या है, ये स्टेट की कौन सी शेप है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक ऐवान जा रहा है और लेकिन सियासी पार्टियां जो बड़ी पार्टी हैं वो उसमें हिस्सेदार नहीं बन रही, वो उस पर बात करना चाहती हैं, लेकिन चेयरमैन सेनेट ने जबरदस्ती बहुत ही कम वोटों से उसको जो है वो पास करा के ऑफिस वो इजलास जो है वो खत्म किया। लेकिन सूबे की तरफ से जा रहा है और सूबा का वजीर आला उससे लाइलम है, वो कहता है मेरी तो टेबल पे ये चीज ही नहीं आई। तो लिहाजा हमारे लिए तो ये चीज बड़ी अहम है कि भाई ये स्टेट की शेप। दूसरी बात, उसके साथ ही जो एक और दो खबरें मैं आपसे और शेयर करूंगा, वो आपने भी ज़ाहिर उसको ऑब्जर्व किया होगा कि दो मुल्कों के सफीर जो हैं वो इतनी मुलाकातें कर रहे हैं सियासी रहनुमाओं के साथ, हैरान कुन है। और उसमें वाह भी हो रही है, मतलब एक बड़े चैनल पे वो का लफ्ज छा गया का इस्तेमाल, मेरे लिए तो ये छंबे की बात है कि एक फर्द के लिए आप लफ्ज छा गया किसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले के लिए कैसे मीडिया में इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद सेम ही एक न्यूज हमें मिली है अमेरिका से कि 11 कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको लिखा है कि भाई पाकिस्तान के मामलात को रोका जाए, किसी किस्म की सपोर्ट को रोका जाए जब तक कि वहां पे आइन जो है उस पर अमल दरामद ना शुरू हो जाए। 2-3 उनके जो है वो शराइत हैं, उनमें एक पहली शर्त ये है फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात भी वो ही कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर भी बात कर रहे हैं। तो ये जो एक सिनेरियो बन रहा है उसमें आप देखें कि क्या नवाज शरीफ साहब ने अगर आना है, अगर उन्हें किसी क्वार्टर से जो है वो मिली है, आशीर्वाद मिली है, तो उनकी कौन सी ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो उन्होंने बिफोर टाइम की हुई हैं जिसके लिए इतनी बड़ी जो है वो हायरार्की जो है वो काम कर रही है उनके लिए, उनको लाने के लिए की आप बात कर रहे हैं। तो इससे तो फिर जो आपने अभी दूसरे लोगों से मुलाकातों का भी जिक्र किया, तो नक्शा साफ नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो फिर पंजाब में एक पोजीशन पे आने वाली है, जो अभी सिनेरियो नजर आ रहा है। बात करते हैं इसके साथ सर इस पे बात करते हैं क्योंकि इस पे तफसील से कमेंट होना जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के फौरन बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और एक जो सियासी हलचल है उसमें मंजरनामा कुछ क्लियर होता नजर आ रहा है। मुबशिर मीर साहब, ब्रेक से पहले जो बात कही थी उस पर क्या कमेंट करेंगे? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी एक खास वाज़ेह पोजीशन दी जा रही है, उनके एक शख्स को ओन चौधरी के साहब के हवाले से भी बात करें, बड़ी पजीराई, बड़ी हाइप मिल रही है और दूसरी तरफ नून लीग को बड़ी हाइप मिल रही है। तो क्या ये हम समझ सकते हैं कि यही होने जा रहा है आगे? जी देखें, जो आपने हाइप की बात की है या इक्वल स्टेटस की बात की है वो तो हमें नजर आ रहा है। जैसे मैं दोनों मुल्कों के सफीरों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने उनके साथ भी मुलाकात की है। लेकिन एक बात मैं और भी साथ जो है ना इसके कहूँगा कि जो फॉरेन जो एम्बेसडर्स हैं और जो कांग्रेसमैन की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी दोनों की बातों में एक चीज जो है कॉमन भी है, वो बड़ी अहम है। वो इस चीज का भी मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तमाम पार्टियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की। अब ये पॉइंट ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुल्क जो हैं जो इस तरह का एक अपना इमेज रखते हैं वो ऐसा कहें कि फलां पार्टी को फिक्स करके ऊपर ले आओ। वो तो एक जो बात कर रहे हैं उसके साथ वो तमाम सियासी पार्टियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की भी बात कर रहे हैं। अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी लाते हैं तो आपकी जो गुफ्तगू का पहला पोर्शन था जिसमें आपने कहा कि एक पार्टी जो है उसको बहुत ज्यादा जो है वो पब्लिक में पजीराई मिली हुई है और अभी तक उसका सर्वेस के मुताबिक पोजीशन बरकरार है, तो फिर सूरत हाल क्या हो जाएगी?
अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और फेयर और फ्री इलेक्शन हो, पब्लिक जो है उसकी पार्टिसिपेशन भी हो जाए, पब्लिक बड़ी तादाद में भी निकले, सर यहाँ एक तो मुद्दा है, मैं आपसे यहाँ पे टेक्निकल सवालिया निशान अभी जो है वो मौजूद हो गया कि फिर ये दोनों चीजें एक तरह नहीं हो सकती। अगर किसी के लिए फेवरेटिज्म जो है उसकी जो है वो प्लानिंग हो रही है, और फिर अगर सर प्लानिंग क्या हो रही है तो साफ नजर आ रहा है। कल कोई और लाडला था, अभी कोई और लाडला है, आगे उसी को ही आप चोर डाकू करेंगे। तो ये सर एक टेक्निकल बात है। आपने कहा कि जनाब अवाम की पजीराई मानते हैं, हो सकता है, लेकिन फर्ज करें फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद भी क्या पीटीआई के अपने अंदर कोई झुकाव, कोई झोल मौजूद है कि वो ड्राइविंग सीट पे किसी और को आने देंगे? ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त की जो सिचुएशन है, जितने लोगों ने अभी तक की जो है वो जराए से खबरें आई हैं, जो पीटीआई के चेयरमैन के साथ लोगों की गुफ्तगू की खबरें आई हैं, उसके अंदर एक ही चीज जो है वो बड़ी अहम आ रही है, और वो उसी तरह की है कि वो नहीं चाहते कि कुछ इदारों की तरफ से इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज्यादा लेवल पे हो। उनका ख्याल ये है कि उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि मुझे किसी किस्म का भी नुकसान हो जाए मैं उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसको कबूल कर सकता हूँ, लेकिन किसी की हेजमनी जो है वो कबूल नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये डू और डाई वाली पोजीशन पे जो है ना वो जा चुके हैं। वो ऐसा मुश्किल नजर आता है कि वो घुटने टेक दें, जिसकी तवक्को उनसे की जा रही थी और नहीं हुई। उसके बाद ये प्लान बी जो है वो जो है ना उसको जो है वो एक्टिव किया गया। सर पहले तो प्लान ए पे बात कर लेते हैं, क्योंकि वक्त कम है। मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी, आप भी बहुत परेशान हुई, क्योंकि बड़ी वसी क्वेश्चन होते हैं गाड़ी। लेकिन कहने अभी जो ये साइफर वाला केस है, इसमें जो मेरी रिसर्च है, हो सकता है कि इसमें कोई इबाम भी हो, लेकिन सजाएं अगर होती हैं तो सिर्फ दो ही सजाएं हैं, या तो उम्र कैद है या फिर सजाए मौत है। और अगर ये ट्रायल होता है और मीडिया के सामने होता है तो बहुत सारी चीजें भी खुल के सामने आ सकती हैं। क्या समझते हैं कि कोई ऐसी उम्मीद हो सकती है कि जनाब चीज़ें रफा दफा हो जाएं, और फिर अगर चीज़ें बेहतर होंगी भी तब भी हमें जनवरी में फर्स्ट वीक में होता हुआ मामला नज़र आता है, और इलेक्शन 8 तारीख को है। तो आप समझते हैं कि ये टेक्निकली हो सकता है सब कुछ, के चेयरमैन पीटीआई तमाम चीज़ों से निकल जाएं? देखें, अदालत के ऊपर है। अदालत के अंदर जब भी जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, जैसे मैंने फौजी अदालतों की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें तो जो स्टेट के इदारे हैं वो अदलिया और ऐवान जो हैं वो तो हेड ऑन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसे मुमकिन है कि मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त जिस पोजीशन में है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसी तरह के ही फैसले दे जिस तरह के कुछ लोग चाहते हैं, या कुछ तरफ से जो है उनको अगर कोई सिग्नल मिल रहा है। तो मुश्किल सूरत हाल की तरफ जो है वो जा बड़ा सकता है। सिग्नल और क्या मतलब आप ये सोचें कि बड़ी बड़ी बात है कि पहली वाली चीजों को कालादम करार देना, यानी कि पहली वाली चीजें तो सारी जायल हो गई हैं। जी हाँ, उसकी वजह यही है कि आप देखें मोस्टली हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उसको एंडोर्समेंट मिल जाती है। लेकिन एक बात और है, शायद वो भी आगे जाके वो शायद इसके ऊपर डिस्कशन आए। सुप्रीम कोर्ट में तो इसी साइफर के लिए जो है वो सदर ममलकत ने उस साल लेटर लिखा था कि इसको आप जो है ना डिस्कस करें और इसके बारे में हमें राय दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त उसको जो है ना एड्रेस नहीं किया था। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में सदर का वो जो खत पड़ा हुआ है उसको जो है वो डिस्कशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो उठा ले? ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि सदर मुमलकत की तरफ से भेजा गया है, किसी ऐसे आम किसी शख्स की तरफ से तो नहीं भेजा गया। तो सुप्रीम कोर्ट में तो सदर मुमलकत ने इस्तदा की थी कि हमें इसके ऊपर आपकी रहनुमाई चाहिए, आप बताएं। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर बात नहीं की थी। तो क्या पॉसिबल नहीं है कि अभी चीफ जस्टिस जो है वो उस चीज को टेकअप कर सकते हैं? अगर वो टेकअप कर ले तो मेरा ख्याल है जितनी कंट्रोवर्सी फैली हुई है, जितनी चीजें फैल रही हैं, ये सारी सिमट के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जमा हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट की फैसला जो होगा वो हतमी हो सकता है। अभी इस तरफ नहीं गया। अभी तो ये चीजें हो रही है ना कि कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा, क्या होगा। लेकिन उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट में वही चीज जो है वो समात के लिए मुकर्रर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो अब आम पैदा हुए हैं और जो मुखामखा
दो इदारे आपस में हेड ऑन हो रहे हैं वो सारे खत्म हो सकते हैं। अच्छा सर, क्योंकि प्रोग्राम के वक्त कम है तो एक और मामले की तरफ जाना चाहूंगी और खासतौर पे आपकी उसमें राय लूंगी। एक तरफ सहाफत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है खावर मानिका के केस में कि टेलीविजन पे ये चीजें लाने की जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ हम इसी मामले पे नवाज शरीफ साहब का भी एक छोटा सा बयान भी देखते हैं। क्या पहला स्टेप चले था गलत, लेकिन क्या दूसरा स्टेप उससे ज्यादा गलत नहीं था कि किसी की जातियात पे इतने खुल के बात करना और सामने लेके आना? किस तरह से इस मामले को देखते हैं? मेरा ख्याल है कि हमारी जो सहाफत है वो तो अब उस तरह सहाफत, ये तो सहाफत नहीं शुमार होगी। मेरा ख्याल है ये तो एक तरह की पार्टीबाजी की तरफ जो है ना सिस्टम जा चुका है, और इतने बड़े चैनल को इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए था, और इतना जो प्रोग्राम क्रेडिबल हो चुका था उसको अपने ऊपर ये चीज जो है ना वो नहीं जो है वो ये कालक मैं कहूँगा कि मलने की जरूरत नहीं थी कि एक जो बिल्कुल इस तरह का जो मैटर है, जो बिल्कुल समझ ले के अज़दवाजी किसी की जिंदगी के बारे में है या किसी तरह का भी है, उसको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बैठकर डिस्कस किया जाए, ये कोई कौमी मसला नहीं है। ये अगर कोई झगड़ा है, कोई मसला है, कोई चीज है तो दो खानदानों के दरमियान है, उसके ऊपर जो है वो पॉलिटिकली प्रोग्राम के अंदर जो है इस तरह डिस्कस करना, मेरा ख्याल है कोई जो मेयार था उससे बहुत गिर के प्रोग्राम किया गया है। और ये बिल्कुल सहाफत के जुमरे में नहीं आता कि आप किसी को इस तरह डिस्कस करें और जबकि उसका कोई जवाब देने वाला भी सामने मौजूद ना। हमारी सहाफत की एक नॉर्म्स है कि हम अगर किसी के बारे में गुफ्तगू होती है तो उसको भी मौका मिलता है अपनी सफाई में बात करने का। अब दूसरी साइड पे सफाई में बात करने के लिए कौन था? एक ही बंदे की आप बात कर रहे हैं तो उससे बेहतर था उसका वीडियो प्रोग्राम आप नशर कर देते। उसके लिए प्रोग्राम करने की क्या दूसरा स्टेप आता है कि नवाज शरीफ साहब भी कमेंट करते हैं इस पे। ये कौन सा स्टेज है फिर? ये तो देखे ना, ये तो मिली भगत नजर आती है ना। इसका मतलब क्या है कि मसलन वो चाहते थे जिस तरह उनका एक मिजाज है कि जो मैं कहूं उस तरह हो, और जो मिजाज के मुताबिक वो चीज उनके नहीं हो रही उनको वो नागवार गुजरती है। तो मैं तो समझता हूं कि ये बिल्कुल जिस चैनल ने ये प्रोग्राम किया है उसने अपने मियाद से गिर के प्रोग्राम किया है, और जिस बंदे ने इसको कंडक्ट किया है उसने तो और गिरा के किया है। सर दूसरी तरफ आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगी कि ये सोशल मीडिया पे जिस तरह के हम बिला वजह की आम लोग लड़ाई कर रहे हैं इस पे और कमेंट कर रहे हैं और मुग़ल्लिज़ात बक रहे हैं उसके ऊपर, ये इस पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? बहुत जरूरी है इस वक्त। देखिए मेरा ख्याल है कि देखिए सोशल मीडिया जो है अभी कोई उसकी चूंकि रेगुलेशन नहीं है, कोई पता नहीं चलता कि उसका कौन सा पब्लिशर है, किसने कौन सी चीज जो है ना वो लगा दी है और किसका फेक अकाउंट जो है किसके नाम से चल रहा है। तो वो तो बिल्कुल एक शुतरे बेमुहार है सिस्टम। हाँ, अगर कोई किसी चैनल का सोशल मीडिया है, अगर किसी इदारे का मीडिया पेज है, अगर किसी शख्सियत का पेज है, अगर वहां से कोई चीज हो रही है तो उसको मेरा ख्याल एड्रेस करना चाहिए। बाकी चीजें जो है ना उनको तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुबशर मीर साहब मौजूद थे। यहाँ पे जो नाजरीन है उनको मैं इतना कहना चाहूँगी कि तमाम लोग, अल्लाह ताला तमाम लोगों का पर्दा रखे, चाहे कोई भी शख्स है। और ये सियासतदान जो कुछ कर रहे हैं, या इस वक्त मैं मीडिया को भी कहना चाहूँगी कि अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, सहाफत पेशा पैगम्बरी है, तो खुदारा इस जुबान से ये जो आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है इस तरह की बात ना कीजिए कि जिसमें इंतशार की कैफियत पैदा हो। और फिर दूसरा दर्जा आता है अवाम का, जो लोग हैं, जो हम हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान है, हम हैं तो पाकिस्तान है। लिहाजा उन बातों में अपने आप को ना उलझाइए जिनसे पाकिस्तान की बेहतरी नहीं होती, बल्कि आपकी आने वाली नस्लों की अखलाकी कदरों की ज़वाली सामने आती है। दुआ वही है जो वही हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।